Hello, my dear student. Good morning. सुप्रभात. Welcome to BSc गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिंगवाड़ा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है. प्यारे बच्चों, क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 है प्रतिस्पर्धा रहित बाजार और लेक्चर्स नंबर 3 है. और आज की इस लेक्चर्स वीडियो के अंदर हम लोग अपूर्ण प्रतियोगिता के बारे में पढ़ने वाले हैं कि सर इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होता है, उसकी क्या विशेषता होती है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार एवं अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या अंतर है, उस टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. ठीक है, बिल्कुल सर. तो देखिएगा, ज्यादा समय खराब नहीं करना है और हम लोग टॉपिक्स पे चलें. और कोई डाउट है, कोई क्वेश्चंस जो नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोगों को उस क्वेश्चंस की पिक हमें सेंड करनी है ताकि उसका सॉल्यूशन है जो मैं बता सकूं कि उस प्रश्न का हल क्या होगा. ठीक है, बिल्कुल सर. तो चलिएगा हम लोग टॉपिक्स पे चलते हैं. तो देखिए बेटा, आप लोगों को मैंने बाजार के प्रकार बताए थे जिसमें प्रतियोगिता के आधार पर बाजार 3 प्रकार के थे. प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, एकाधिकार मोनोपोली, और एक था आपके अपूर्ण प्रतियोगिता जिसमें इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट के बारे में बताया. उसके अंदर भी अलग अलग थे, एकाधिकारात्मक, मोनोपोलिस्टिक, अल्पाधिकार, ओलिगोपोली और द्वैधाधिकार, डिओपोली. ये 3 प्रकार के बाजार थे एकाधिकारात्मक के अंदर. तो हम लोगों ने इस चैप्टर के 2 वीडियो बना के आपको बता दिए कि सर पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या होता है, उसकी क्या विशेषता है, एकाधिकार बाजार का क्या अर्थ है, उसकी क्या विशेषता है, इन दोनों के बीच में अंतर भी बता दिए हैं. उसके बाद में एकाधिकार बाजार के अंदर कीमतों का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, तो हमने उसके बारे में भी डिस्कस कर दिया. आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग तीसरा देखने जा रहे हैं अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बाजार. तो अपूर्ण प्रतियोगिता जिसको हम कहते हैं इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट. तो जिस तरीके से आपने देखा था कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट के अंदर क्रेता और विक्रेताओं की संख्या क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है. वस्तुएं कैसे होती है, समरूप होती है. वस्तुओं की क्वालिटी, क्वांटिटी, पैकेजिंग, उसकी एडवर्टाइजमेंट जो वगैरह होती है, ठीक है, वो सारे के सारे क्या होती है, सेम होती है. लेकिन सर कुछ ऐसे कंटेंट भी होते हैं, कुछ ऐसे बाजार भी होते हैं जहां पर वस्तुएं सेम नहीं होती. तो देखना, एक अर्थशास्त्री का नाम है प्रोफेसर जॉन रॉबिन्सन. इन्होंने बहुत ही बढ़िया एक बात कही है कि सर किसी भी अर्थव्यवस्था में न तो कभी पूर्ण प्रतियोगिता होती है और न कभी एकाधिकार होता है. तो इन दोनों के बीच की जो स्थिति होती है, पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार, इन दोनों के बीच की जो स्थिति होती है उसको हम कहते हैं अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार. दूसरी बात कि अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार का जो जनक है वो प्रोफेसर जॉन रॉबिन्सन को माना जाता है. एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस भी आता है कि अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार का क्या अर्थ है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार का क्या जनक है. ठीक है, उस जनक का नाम, तो उस जनक का नाम है आपके प्रोफेसर जॉन रॉबिन्सन. बहुत ही बढ़िया बात की थी कि सर किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर न तो कभी पूर्ण प्रतियोगिता होती है और न कभी एकाधिकार होता है. भाई ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है कि हर जगह वस्तुएं क्या रहती है, सेम रहती है. अलग अलग हो सकती है, अलग अलग कीमतें भी हो सकती है. ठीक है, तो इन्होंने बताया कि भाई यहाँ पर कीमत विभेद भी हो सकती है और वस्तु विभेद भी हो सकती है. जबकि एकाधिकार के अंदर आपने देखा था कि एक ही विक्रेता, एक ही उत्पादक था, एक ही फर्म होती थी. फर्म में क्या होती थी, उद्योग होते थे. लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है. बहुत अच्छी बात की, क्या बोला था, देखो कि जगत में न तो पूर्ण प्रतियोगिता होती है
जगत में न तो पूर्ण प्रतियोगिता होती है और न पूर्ण एकाधिकार। ठीक है, न तो पूर्ण प्रतियोगिता है और न पूर्ण एकाधिकार, और इन दोनों के बीच की ये जो स्थिति है यही क्या है आपके अपूर्ण प्रतियोगिता। अब हम अपने शब्दों पर चलते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो देखिएगा, अपूर्ण प्रतियोगिता इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट के अंदर इस अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें पूर्ण प्रतियोगिता की विभिन्न विशेषताओं में से किसी भी एक विशेषता का अगर अभाव पाया जाए। अब जैसे कि आपने देखा था पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर कि सर कीमत विविध नहीं पाई जाती, कीमतें भी क्या रहती है समरूप होती है, क्रेता और विक्रेताओं की संख्या क्या होती है अधिक होती है। अब इनमें से एक विशेषता भी अगर कम हो जाए तो वो आपके अपूर्ण के अंदर चला जाएगा। आपने देखा था कि सर पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। अब उनमें से अगर मान लीजिएगा मैं कहता हूं कि क्रेता या विक्रेताओं में से किसी भी एक की अगर संख्या कम हो जाए तो वो किस में चला जाएगा अपूर्ण के अंदर। उसके बाद में आपने देखा था कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर वस्तुएं कैसी थी समरूप। अगर मान लीजिएगा वस्तुओं के बीच में अगर विभेद आ जाए तो वो किस में आ जाएगा अपूर्ण के अंदर। मतलब कोई भी एक विशेषता अगर कम पड़ जाए तो वो सीधा किस में कंट्रोल होने वाला है अपूर्ण के अंदर। ठीक है, तो बिल्कुल सर। अब जैसे मैंने कहा था कि बाजार में क्रेता और विक्रेताओं की संख्या का अधिक न होना, पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर तो आपके क्या था क्रेता विक्रेताओं की संख्या अधिक। अगर मान लीजिएगा क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अधिक नहीं है तो वो आपके अपूर्ण के अंदर। दूसरी चीज वस्तु विभेद भी है, वस्तु की है कीमत है, ठीक है, ये सारे के सारे किसमें चले जाते हैं अपूर्ण प्रतियोगिता के अंदर। दूसरी चीज मैंने आपको बताया था कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर आपका जो एआर वक्र और एमआर वक्र होता है वो एक्स एक्सिस के समानांतर होता है। जबकि आपको मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि एकाधिकार के अंदर आपका एआर है और एमआर दोनों क्या होते हैं ऋणात्मक होते हैं। मतलब इस शेप में आपको मैंने बताया था कि ये आपका एआर है और ये आपका एमआर है। ठीक है, अगर मैं ये कह दूं कि भाई एआर और एमआर घटा हुआ है, ठीक है, दोनों ऋणात्मक होते हैं तो वो किस में जाएगा आपके अपूर्ण के अंदर। जबकि पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर ऐसा नहीं था, समझ में आए। तो अगर इसमें से एक विशेषता अगर कम बढ़ जाए तो वो किस में चले जाएगा अपूर्ण के अंदर। ठीक है, अब देखिएगा हम लोग इसकी विशेषताओं पर चलते हैं। अपूर्ण प्रतियोगिता की क्या विशेषता होती है, क्या नेचर्स होती है उसका। तो देखो पहला कह रहा है कि यह एक वास्तविक बाजार की स्थिति है। अपूर्ण कैसा है एक वास्तविक है, जबकि पूर्ण प्रतियोगिता कैसा है काल्पनिक अवस्था। वहां पर हम केवल कल्पना कर रहे थे कि यार मार्केट के अंदर क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अधिक हो सकती है, फर्मों की संख्या अधिक हो सकती है, ठीक है, जबकि एक्चुअल तौर पर वास्तविक तौर पर ऐसा नहीं होता। वास्तविक तौर पर तुम ये कहते हैं कि भाई क्रेता और विक्रेताओं की संख्या कम भी हो सकती है, ठीक है, जबकि पूर्ण के अंदर हम कहते हैं कि क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अधिक है, बहुत ही ज्यादा असंख्य थी। लेकिन अगर जैसे क्रेता और विक्रेताओं की संख्या कम की बात हो जाए तो वो फिर सीधा किसमें जाएगा अपूर्ण के अंदर। तो ये कैसा है वास्तविक है, जबकि पूर्ण के अंदर कैसा था काल्पनिक अवस्था थी। फिर क्रेता और विक्रेताओं की संख्या पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में क्या होती है कम होती है। ठीक है, आपको बता दिया है कि अपूर्ण के अंदर क्या है क्रेता और विक्रेताओं की संख्या कम होती है किसकी तुलना में पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में। ठीक है, बिल्कुल सर। और दूसरी चीज कि उनके मध्य स्वतंत्र प्रतियोगिता नहीं होती। पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर स्वतंत्र थी जबकि इसमें स्वतंत्र नहीं होती है, बिल्कुल सर। फिर अतः एक विक्रेता अपने उत्पादन में परिवर्तन करके वस्तु के मूल्य को प्रभावित कर सकता है, समझ में आए। जबकि पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर हम लोग कीमत को अगर मान लीजिएगा परिवर्तन कर भी देते थे तो वो कस्टमर इस दुकान को छोड़कर दूसरी दुकान पे चलता था। सर ऐसा क्यों, मैंने कीमत बढ़ाई, मेरा कस्टमर छोड़ के जाए दूसरी दुकान पर, सर ऐसा क्यों, क्योंकि मार्केट के अंदर कीमतें क्या है समान है और वहां पर समरूप वस्तु थी, इसीलिए वो ग्राहक वहां पर छोड़ के दूसरी जगह जाए। तो यहाँ पर कह रहा हूं कि एक ही विक्रेता है वो वस्तु के मूल्य को परिवर्तन करके उस वस्तु को भी परिवर्तन कर सकता है। दूसरे कह रहा हूं कि अपूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु विभेद भी पाया जाता है, जबकि पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर वस्तु की स्थिति समरूप थी, वहां पर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं था। जबकि आपको पता होगा कि किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर समरूप वस्तु तो होती नहीं है, यह आप केवल कल्पना लेकर चलते हैं। जबकि वास्तविक तौर पर हम देखें तो वस्तुओं के अंदर भी विभेद पाया जाता है, कई तरह की
डिफरेंस पाए जाते हैं। मैं आपको कह सकता हूँ जैसे ये मार्कर है तो इस मार्कर के अंदर भी क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं, ठीक है। ये मार्कर है, इस मार्कर के अंदर भी चेंज होते रहते हैं। ये लक्सर का मार्कर है, ये कैमलिन का मार्कर है। मैंने आपको बताया भी था कि भाई आप इन मार्कर की प्राइस अगर लेके चलोगे तो भाई बेस्ट बुक डिपो में भी इसकी मार्कर प्राइस 35 रुपए, लकी बुक डिपो में जाओगे तो भी 35 रुपए, लेकिन हो सकता है भाई कई जगह इसको 30 रुपए में। तो जैसे ही 30 रुपए वाली बात आ जाए तो वो फिर किस में जाएगा, अपूर्ण के अंदर, ठीक है। बिल्कुल सर, वहां पर तो मैंने केवल कल्पना की थी, ठीक है, केवल एक एस्टिमेट लेके चला था, लेकिन यहाँ पर तो एक्चुअल है। तो वस्तु विभेद हो सकता है, हो सकता है इसके अंदर मान लीजिएगा 25 ml की है, हो सकता है इसमें 30 ml की है, ये भी हो सकता है, ठीक है। बिल्कुल सर, डिजाइन है, पैकेजिंग में भी कोई चेंज हो सकता है। फिर क्रेता और विक्रेता को बाजार के संबंध में पूर्ण ज्ञान नहीं होता, जबकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेता और विक्रेताओं को वस्तुओं के बारे में पूर्ण जानकारी थी, बाजार की पूर्ण जानकारी थी, जबकि यहाँ पर पूर्ण ज्ञान नहीं होता। दूसरी चीज कि कीमत विभेद की संभावना भी बढ़ती है, यहाँ पर कीमत विभेद भी होगा। मैंने बताया कि यहाँ पर कीमत भी चेंज हो सकती है, आपूर्ण के अंदर हो सकता है भाई इसकी 30 और इसकी 35 रुपए, ये अगर कीमत विभेद, ये 35 रुपए में, ये 30 रुपए में बिक रहा, मतलब कीमत विभेद पाया गया। जबकि अगर मान लीजिएगा हर जगह 30 रुपए तो कीमत विभेद नहीं है, ठीक है, जबकि ऐसा तो होता ही नहीं, हर जगह कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्राइस ऊपर नीचे होता है, तो वो कीमत विभेद होता है, वो अपूर्ण के अंदर, ठीक है। बिल्कुल सर। फिर उत्पादन के साधन पूर्णतः गतिशील नहीं होती, जबकि इससे पहले मैंने पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर बताया था कि उत्पादन के साधन कैसे है, गतिशील है। मतलब जो उत्पादक है भाई, मान लीजिएगा कोई अगर साधन है, वो उत्पादक को छोड़ के जाता है और दूसरे साधन, दूसरे उत्पादन में जाकर के कार्य करता है, तो मतलब गतिशील है। जबकि यहाँ पर कह रहा हूँ उत्पादन के साधन गतिशील नहीं होंगे, वहां पर गतिशील थे, समझ में। एक साधन मान लीजिएगा, एक उत्पादक अगर एक को छोड़ के जाए तो वो दूसरा ला सकता था, ठीक है, यहाँ पर ला सकता है, जबकि वहां पे छोड़ के नहीं जाता, वहां छोड़ के जाता दूसरे को गवा देता। फिर देखना ये इंपोर्टेंस, ये सबसे इंपोर्टेंट विशेषता है, कह रहा है कि औसत आगम वक्र, ठीक है, जो एआर वक्र का जो ढाल है, मांग वक्र का जो ढाल है वो कैसा है, ऋणात्मक है, और एमआर वक्र और एआर वक्र से नीचे होता है, ठीक है। बिल्कुल सर। देखना अपूर्ण प्रतियोगिता के अंदर कह रहा हूं, आपको मैंने बताया भी था कि एआर वक्र ऊपर होता है इसके एमआर वक्र के, समझ में। औसत आगम वक्र ज्यादा होता है सीमांत आगम वक्र के। ये भाई आपको बताया था कल की क्लास में कि भाई ये आपके एआर वक्र था और ये आपके एमआर वक्र था, ठीक है। अब भाई मांग वक्र का ढाल भी इसी तरीके से होता है, तो यहाँ पर देखो एआर वक्र ऊपर है, एमआर वक्र नीचे है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एमआर वक्र है ये एआर वक्र के नीचे है, ठीक है, एमआर वक्र भी नीचे है एआर वक्र के, ठीक है। बिल्कुल सर। फिर अगली विशेषता में कह रहा है कि दीर्घकाल में वस्तु का मूल्य एम आर और ए आर के बराबर होता है। भाई लॉन्ग टर्म पीरियड होगा तो लॉन्ग टर्म के अंदर आपका जो ए आर और एम आर है वो पी के बराबर होता है, प्राइस के बराबर। और यही चीज मैंने कल दीर्घकाल के अंदर भी पढ़ाई थी आपको, लास्ट क्लास के अंदर, आपको याद होगा, ठीक है। बिल्कुल। तो अब हम लोग चलते हैं कि सर पूर्ण प्रतियोगिता बाजार और अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर क्या अंतर है। देखना हर तरीके से अंतर है, आपको लास्ट क्लास में मैंने आपको पूर्ण प्रतियोगिता बाजार और एकाधिकार बाजार के अंदर अंतर भी बताया है, ठीक है। बिल्कुल। उसके बाद मैं कह रहा हूं आज इस क्लास के अंदर मैं आपको अपूर्ण प्रतियोगिता और पूर्ण प्रतियोगिता के बीच में अंतर, लास्ट क्लास में तो मैंने आपको पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार के बीच में था, लास्ट में आपको मैंने क्या बताया था कि सर ये आपके पूर्ण प्रतियोगिता, ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता व एकाधिकार के बीच में अंतर। आज की इस क्लास में मैं आपको पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण, आज हम इस दोनों के बीच में डिफरेंस करने वाले हैं, ठीक है। बिल्कुल। यहाँ आज की इस क्लास के अंदर हम इम्परफेक्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें अल्पाधिकार है, एकाधिकारात्मक है और द्व्यधिकार, ठीक है, ये चीज डिस्कस करें। तो अब हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, क्या लिखना, ठीक है, उसके बारे में एक बार उसको नोट।
तो चलेगा। अब आपको देखना है कि पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता के अंदर क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, ठीक है। और कई बार लगभग ये क्वेश्चन आ चुका है, 2013 और 2015 में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं कि ये अंतर क्या कह रहा है। तो पहला अंतर है कि इसमें क्रेता और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है, आपको पता ही है, जबकि इसमें क्या होता है, क्रेता और विक्रेताओं की संख्या बहुत कम होती है, ठीक है। और इसकी मांग की लोच भी कैसी होती है, कम होती है, जबकि इसकी जो मांग की जो लोच होती है वो एक्स अक्ष के समानांतर होती है, ठीक है। बिल्कुल सर। उसी तरीके से मैं कह रहा हूँ कि अपूर्ण के अंदर अल्पाधिकार या एकाधिकार के अंदर क्या होता है सर, अधिक होती है, अल्पाधिकार में कम, और द्विआधिकार के अंदर केवल 2 विक्रेता होते हैं। इसमें 2 सेलर होते हैं, इसमें बहुत कम होते हैं और इसमें अधिक होते हैं। फिर दूसरा अंतर कह रहा हूं कि इसमें वस्तुएं जो होती है वो प्रमाणित या एक रूप होती है, समरूप होती है। कैसे होती है, इसमें समरूप, जबकि इसमें वस्तु विभेद होता है। तीसरा कह रहा हूं कि प्रत्येक फर्म विक्रेता कीमत मान लेने वाली होती है, मतलब पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर कीमत मानती है, फर्में क्या करती है, कीमत मानती है, न कि निर्धारित करती है, ठीक है। तो इसमें फर्में वो कीमत निर्धारण करने वाली नहीं है, कीमत मान लेने वाली होती है, ठीक है। क्योंकि कीमत क्या है, एक्चुअली देय की होती है। फर्म अपने उत्पादन की मात्रा को समायोजित करती है, क्योंकि कीमतों का निर्धारण करते हैं उद्योग करते हैं, और सभी फर्मों के अंदर वही कीमत क्या रहती है, समान रहती है, ठीक है। फिर इसमें कह रहा हूँ कि इसमें फर्म है या विक्रेता एक सीमा तक निर्धारित कर सकता है। फिर इसमें मांग की लोच कैसे होती है, पूर्णतः लोचदार। तो इसमें ध्यान रखना है जो एआर वक्र है वो भी कैसा होगा, पूर्णतः लोचदार होगा, वो एक्स के समानांतर। इसमें कैसा होगा, बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, ठीक है। एमआर भी कैसा होगा, बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होगा। इसमें एमआर वक्र कैसा होता है, पूर्णतः लोचदार होता है, वो एक्स के समानांतर। क्लियर है, ठीक है सर। अब अगला है कि नए उद्योगों में नई फर्मों का प्रवेश और बहिर्गमन क्या होता है, बहुत आसान, ठीक है। इसमें कई सारे फर्में आसानी से प्रवेश भी करती है और उस फर्म को छोड़ के भी जाती है, बाजार को छोड़ के भी जाती है, मतलब इसमें पूरी स्वतंत्रता होती है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। इसमें उद्योगों में नई फर्मों का प्रवेश और बहिर्गमन बहुत आसान नहीं होता, ठीक है, प्रतिबंधित होती है। इसमें देखो फिर अगला जो अंतर कह रहे हैं कि क्रेता और विक्रेता को बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं होता, ठीक है। इसमें तो होता है, जबकि इसमें नहीं होता। इसमें क्रेता और विक्रेताओं को बाजार का पूरा ज्ञान होता है, जबकि इसमें नहीं होता। समझ में आया? और भी अंतर है, और भी डिफरेंस आप बना सकते हैं। मैंने बोर्ड के ऊपर 7 अंतर बनाए, आप चाहो और करना तो कर दो, कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें कह सकते हैं कि इसमें उत्पादक साधनों का क्या होता है, गतिशील होते हैं, जबकि इसमें गतिशील नहीं होते, ठीक है। ये कैसी स्थिति है, तो सर ये काल्पनिक स्थिति है, काल्पनिक अवस्था है, जबकि ये वास्तविक अवस्था है, ठीक है। आप चाहो तो मैं अंतर को और बढ़ा सकता हूँ, केवल आपको टॉपिक समझ में आ जाए तो आप अंतर, कोई भी अंतर आप बना सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें मैं लिख देता हूँ कि सर इसमें उत्पादक साधनों का उत्पादक साधनों की गतिशील अवस्था है, ठीक है, अवस्था होती है। मतलब उत्पादक है वो एक उत्पादन को छोड़ के दूसरे उत्पादन में जा सकते हैं, जबकि इसमें नहीं है। लिख सकते हैं कि सर उत्पादक साधनों की गतिशील अवस्था नहीं है, साधनों की गतिशील अवस्था नहीं होती, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं अंतर, केवल मुझे अंतर बता देते जो मैंने आपको बता दी, और अंतर बना दो तो मैं 9 अंतर पूरे कर देता हूँ, ठीक है। चलिए और मैं एक आध अंतर और बता देता हूँ। जस्ट सपोज मैं लेता हूँ कि यह काल्पनिक स्थिति है, यह कैसी स्थिति है, काल्पनिक अवस्था है, काल्पनिक अवस्था होती है, जबकि ये कैसी अवस्था है सर, जबकि ये
वास्तविक अवस्था है, यह वास्तविक अवस्था है, ठीक है, वास्तविक अवस्था। मुझे एक्चुअली लिखना था इससे और मैंने लिख दिया इससे, कोई दिक्कत नहीं। यह वास्तविक अवस्था है, इसमें वास्तविक कीमतों का अध्ययन करते हैं, जबकि इसमें काल्पनिक मान की चलते थे, ठीक है, बिल्कुल सर। तो ये कुछ अंतर थे जो मैंने आपको बता दिए। देखना एकाधिकार सॉरी पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर जो कीमतों का निर्धारण होता है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स के अंदर बताया था, आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है। मतलब आपको मैंने बताया था पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर ये आपका AR व MR होता है, ठीक है, बिल्कुल सर, यहाँ पे कीमत। फिर आपको मैंने एकाधिकार के अंदर बताया था ये आपका AR है और ये आपका MR है, ठीक है, बिल्कुल सर। फिर यहाँ से आप खींच लेते क्या सर, MC वक्र, और यहाँ पर कोई आप बिंदु ले लेते थे, जैसे कि मान लीजिएगा आपने एक बिंदु यहाँ पे ले लिया, ठीक है, और फिर आप उसको यहाँ पे मिलाते थे, यहाँ पे आप AC वक्र खींचते थे जब भी आपको दर्शाना होता था उसमें, ठीक है, तो बिल्कुल सर। तो ये आपको मैंने एक्चुअली बता दिया था कि कीमतों का निर्धारण कैसे करना है, जैसा आप एकाधिकार के अंदर करते हैं उसी तरीके से अपूर्ण के अंदर भी होता है। तो ये इसी से आज का लेक्चर्स का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगले लेक्चर्स के अंदर मिलते हैं। तो कोई डाउट कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बता देना, ठीक है। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर तो दे रखे हैं, आप उस क्वेश्चंस की पिक भेज देना ताकि मैं आपको सॉल्व करवा दूँ। तो ये कंटेंट हो गया है कंप्लीट, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके बाय।